स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके चैनल केशव ट्यूटोरियल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 था, नहीं 7 था, फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 बी फॉर्म 6 सेमेस्टर में चल रहा था टॉपिक की ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, और इसका चैप्टर था कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के लिए। तो लास्ट क्लास में दोस्तों उन्होंने कॉन्स्टिपेशन की बात कर ली थी, उसके ड्रग्स की बात कर ली थी, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरिया किसे कहते हैं, क्यों होता है, ये भी आपको समझा दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले डायरिया बताया मैंने क्या होता है कि जब आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें कोलन सीकम से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, और आपके फीकल मैटर के साथ बहुत ज्यादा वाटर बाहर आने लगता है। दिस इज द वाटरी डिस्चार्ज या वाटरी, हम इसको स्टूल कह सकते हैं, वो जो फ्रीक्वेंटली बाहर आने लगता है उसी को हम डायरिया कहते हैं। तो डायरिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डायरिया इज अ कंडीशन इन व्हिच द मोर फ्रीक्वेंटली पैसेज ऑफ द पुअरली फॉर्म स्टूल इज कॉल्ड डायरिया। यानी कि हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि व्हेन ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन या evacuation of the fecal matter, lots of amount of water is comes with the stool and it is frequently 3 to more times in a day. This is called diarrhea. WHO ने कहा है कि आप किसको डायरिया कहेंगे, यानी कि अगर आप कि किसी को एक आध बार हो गई, दो बार हो गई, तो क्या वो डायरिया है। WHO ने कहा कि अगर आपको वाटरी जो स्टूल है, यानी पानी के साथ, बहुत ज्यादा पानी के साथ जो स्टूल निकल रहा है, अगर वो 3 बार या 3 से ज्यादा बार आपको 24 घंटे में हो जाती है, तो इसका मतलब आपको डायरिया हो गया है, आप डायरिया से सफर कर रहे हैं, जिसको हिंदी में पेचिस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डायरिया किन किन कारणों से होता है। भाई होता क्या है, बता दिया कि वाटर का जो हमारा फीकल मैटर है उसके साथ वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है हमारे बॉडी में। जब हमको डायरिया 2-3 बार हो जाता है, दिन में 4-5 बार, तो बहुत ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है, निकल जाता है उसके साथ, जिससे हमको वीकनेस से फील होती है, मसल क्रैम्प फील होता है, थकान से फील होती है, शरीर से एनर्जी की कमी फील होती है। क्यों होता है डायरिया, इसके कुछ अलग अलग कारण है। पहला कारण है कि इंक्रीज सिक्रीशन बाय इंटेस्टाइनल ग्लूकोसा। हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका ग्लूकोसा है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ लिक्विड सिक्रीट करता है। आपको पता है ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं। अगर वहां पे म्यूकस का सिक्रीशन या डाइजेस्टिव सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन बढ़ जाते हैं तो उस कारण से भी हमारा स्टूल जो है वो ज्यादा वाटरी हो जाता है और हमको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी केस की बात करें, इंक्रीज लैमिनल ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर जो हमारा लैमिना है, यानी आपका जो ल्यूमेन है, इंटेस्टाइन है, वहां पे कुछ सॉल्ट होता है और ब्लड के अंदर भी कुछ सॉल्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, जिसको हम लोग आइसोटोनिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आइसोटोनिसिटी डिस्टर्ब हो जाए और ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, तो हमेशा मूवमेंट वाटर का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा, जिससे वो ल्यूमन से निकल कहां चला जाएगा, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपको फीकल मैटर मिल जाएगा। उस कारण से भी हमको डायरिया हो सकता है। तीसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा, यानी आपका जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, अगर वहां पे किसी कारण से, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से, किसी और कुछ उल्टा सीधा खा लिया आपने, उसके कारण से आपको वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, आपको पता है कि वहां पे सिक्रीशन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, रेडनेस भी होती है। तो उस सिक्रीशन के कारण, इन्फ्लेमेशन के सिक्रीशन के कारण भी वाटरी म्यूकस यानी वाटरी स्टूल बाहर आएगा, उससे भी डायरिया हो सकती है। अगला है डिक्रीज्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए हमारे इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जब खाना वहां से गुजरता है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, तो वो उस खाने से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन? बेसिकली कोलन और सीकम यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो उस केस में क्या है, जब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्टूल में जो वाटर का कंटेंट होता है वो कम हो जाता है और हमारे वाटर बॉडी में कंजर्व हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर कंजर्वेशन होता है। लेकिन अगर म्यूकस यानी हमारा म्यूकोसा यानी हमारा इंटेस्टाइन अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, तो उस केस में भी हमारे स्टूल के साथ वाटर बहुत अमाउंट में बाहर आएगा और उस केस में भी दिक्कत हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। बहुत ज्यादातर केस में होता है कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन में, गंदा पानी, गंदा खाना आपने खा लिया, कुछ इन्फेक्टेड चीज आपने खा लिया, बाहर का कुछ खा लिया, तो उस केस में क्या हो रहा है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर है, तो बासी खाना आप खा रहे हैं, उसमें माइक्रोब्स लग चुके हैं और उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो उस केस में भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन में ये चीजें हो सकती हैं। ये खाना बासी है, गर्मियों के समय में आपने उसको गर्म करके दोबारा खाया, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसमें माइक्रोब्स और तेजी से ग्रो करते हैं, तो वो खाना भी आपके लिए नुकसानदायक होता है, तो उस कारण से भी आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कारण जान लिए दोस्तों कि डायरिया क्यों होता है, क्या कॉज है। डालिएगा अगली हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल ड्रग, यानी एंटी डायरियल ड्रग कौन कौन से होते हैं। इसको बेसिकली हम लोगों ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो बैक्टीरिया कारण हो रहा है,
कौन कौन से एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, प्रोबायोटिक्स इसके बारे में बताऊंगा, और तीसरा है फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, चौथा है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट। तो सबसे पहली बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट पे। इसमें एग्जांपल है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। देखिए आपको मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, अगर आप किसी घर में किसी को डायरिया हो रहा है, आपको एंटीबायोटिक प्रेफर करना है, तो सबसे पहले आप उसको मेट्रोनिडाजोल दीजिए। मेट्रोनिडाजोल अगर आप दीजिए, अगर आप उस पेशेंट को उससे आराम मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको फिर ओफ्लॉक्सासिन दीजिए। ओफ्लॉक्सासिन के साथ एक सॉल्ट आता है ओर्निडाजोल, मार्केट में ओफ्लॉक्स ओजेट के नाम से टैबलेट आती है। ओफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन अगर आप देते हैं तो उससे आपको काफी हद तक आराम मिलता है। अगर आपको पेशेंट को उससे भी आराम नहीं मिल रहा और सीवियर डायरिया हो रहा है, तो आप उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ दीजिए ओर्निडाजोल, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस ओर्निडाजोल, इसको सिप्लॉक्स ओजेट कहते हैं, इस नाम से टैबलेट आती है, 100% आराम दे देगा। और अगर इस केस में भी आराम नहीं है तो सबसे महंगा और सबसे लास्ट में आपको इस्तेमाल करना है नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ टिनिडाजोल, यानी नॉरफ्लॉक्सीजेड, आपने नाम सुना होगा। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, दवाओं का अलग अलग इस्तेमाल करके एंटीबैक्टीरियल का यूज करके हम डायरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आप हेडिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्लासिफिकेशन के बाद, तो अपने से इसको बना के लिख सकते हैं, इसे बहुत डिटेल करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगली हम बात करते हैं प्रोबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया कुछ पाए जाते हैं जिनको फ्रेंडली बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करते हैं, ये हमारे खाने के डाइजेशन को मेंटेन करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन को मेंटेन करते हैं और स्टूल के फॉर्मेशन को ठीक करते हैं। कभी कभी किसी कारण से जब हम हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक खाते हैं, हम टाइफाइड से सफर कर रहे हैं या किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं और एंटीबायोटिक लगातार खा रहे हैं, तो हमारे गुड बैक्टीरिया भी हमारे मर जाते हैं, उस कारण से भी हमको डायरिया हो सकता है। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हमको टैबलेट के फॉर्म में या किसी की फॉर्म में शरीर के अंदर जाना होता है और वहां पे जाकर के ये गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन को साफ करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो जो प्रोबायोटिक्स है, बेसिकली अगर आप दवा नहीं खाना चाहते तो एक कटोरी दही खा लीजिए, एक कटोरी दही खा लीजिए, समझ लीजिए कि उसमें भी बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैसिलाई, वो भी गुड बैक्टीरिया है, वो हेल्प करेगा आपके डायरिया में। तो उसकी अगर आपको दही नहीं खाना है, दही सूट नहीं करता, तो आप दवाइयां खाइए, उसमें लैक्टोबैसिलस कैप्सूल्स आते हैं, इंटेरोकोकस यानी इंट्रोजर्मिना के नाम से मार्केट में आता है, बैसिलस के नाम से आता है। तो ये सारे प्रोबायोटिक्स हैं, इसके कॉम्बिनेशन जो होते हैं कैप्सूल के फॉर्म में या कुछ आपके इनहेलर के फॉर्म में, सॉरी सिरप के फॉर्म में आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप लैट्रिन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, तीसरा क्लासिफिकेशन है फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज क्या है कि जब आपके इंटेस्टाइन में, आपके लीवर इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है किसी कारण से और वहां से सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी डायरिया हो सकता है। उसको रोकने के लिए तीन कैटेगरी है। पहला है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, केमिकल डेरिवेटिव है, उसमें सल्फोसैलाजिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ओसालाजिन, मेसालाजिन और बेल्सालाजिन, ये चार दवाइयां हैं, सल्फोसैलाजिन, ओसालाजिन, मेसालाजिन और बेल्सोलाजिन, ये चार दवाइयां हैं जो कि आपके ड्रग हैं एंटी डायरियल के। या कि आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकार्टिसोन, ये तो सभी आप पता है कि एंटीस्टेरॉइड्स हर तरह की बीमारी को ठीक करते हैं। और इम्यूनोसप्रेशन के आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोपिन है और मेथोट्रेक्सेट है, इसको भी आप इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं। अगला है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट। कुछ नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट है, जैसे कि उसमें एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, जो वाटर के जो एब्जॉर्प्शन कम हो गया उसको बढ़ाने के लिए इसबगल की हस्क आता है, आपको बताया था, और मेथिल सेलुलोज, ये क्या करते हैं, अगर आपको वाटरी म्यूकस हो रहा है तो उसको बल्क में कन्वर्ट करेगा और बाहर निकालेगा, ये एब्जॉर्बेंट होते हैं। दूसरा एंटी सिक्रीटरी होता है दोस्तों, जैसे कि बाइसल्फोसैलिसिलेट, बिस्मथ सल्फसैलिसिलेट है। और दूसरा एंटीकोलिनर्जिक, तो आपको पता है कि एंटीकोलिनर्जिक काम क्या है, सिक्रीशन को रोकना। और एंटी मोटिलिटी का जो बाउल के मूवमेंट को कम करेगा वो है हमारे कोडेन, कोडेन आप जानते हैं, और लोपेरामाइड, ये अलग अलग दवा है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें किसी का कुछ मोड ऑफ एक्शन, बहुत कहानी नहीं लिखनी है, सिंपल से अगर आपसे एग्जाम में प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछ सकता है, कुछ क्लासिफिकेशन ही पूछेगा, अलग से कोई ड्रग के बारे में नहीं पूछेगा। और अगर अलग से बोलेगा तो आप एंटीमाइक्रोबियल जानते ही हैं, क्या लिखना है, प्रोबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। तो प्रोबायोटिक्स डालिए हेडिंग में, थोड़ा सा लिखा दे रहा हूं, उसको सुन लीजिए कि प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली आर द गुड बैक्टीरिया और फ्रेंडली बैक्टीरिया फॉर आवर बॉडी। देयर आर सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस आर प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन।
ठीक है। इन द केस ऑफ डायरिया व्हेन वी आर गिवन द प्रोबायोटिक्स लाइक लैक्टोबैसिलस, एंटेरोकोकस एंड बैसिलस इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, then they go into the intestine and they there clean the our intestinal wall and maintain the proper digestion of the food and form the एक stool। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है प्रोबायोटिक्स में, बस इतना ही काफी, बाकी कुछ आपके बारे में एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 खत्म कर लिया है ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी में। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, उल्टी के बारे में बात करेंगे, वोमिटिंग के बारे में बात करेंगे, उल्टी कितने प्रकार की होती है, खुशखबरी वाली भी उल्टी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपसे पढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।